नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए जो विषय लेके आए हैं वो है सुभाष बाबू के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और उसके बाद उनके घर से पलायन। तो आपको जो स्लाइड में चित्र दिखाई दे रहा है वो सुभाष बाबू का कलकत्ता निवास है। यहीं से सुभाष बाबू 17 जनवरी 1941 को पुलिस के आंखों में धूल झोंककर कलकत्ता के इसी निवास से सुभाष बाबू एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धारण कर फरार हुए थे। अब देखिए, सुभाष बाबू के सामने ऐसी कौन सी समस्याएं आ गई कि उनको अपने घर से पलायन करना पड़ा। क्या वो इतने मजबूर हो गए कि वो उनका भारत में रहना मुश्किल हो गया। तो ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिसके कारण सुभाष बाबू ने अपना घर छोड़ दिया और वो विदेश चले गए। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि त्रिपुरा अधिवेशन के बाद दक्षिण पंथियों के पूर्ण असहयोग के कारण सुभाष बाबू ने दुखी होकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन यहाँ ये भी बता दें कि इस समय सुभाष बाबू ने केवल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा था। अब देखिए, आगे जिस विषय पर हम आगे बढ़ रहे हैं वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए सुभाष बाबू ने मई 1939 में कांग्रेस यानी पार्टी के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटना थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य या सुभाष बाबू का उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और उसके बाद समाजवादी राज्य की स्थापना और साम्राज्यवाद का विरोध शक्ति से करना। अब इस फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या कार्य था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना कार्य जो निर्धारित किया उसमें था सबसे पहले वामपंथियों का संगठन करना, दूसरा था कांग्रेस में बहुमत प्राप्त करना और लास्ट में राष्ट्रीय आंदोलन को पुनर्जीवित करना। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक रूपरेखा बनाई, एक कार्यक्रम बनाया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने निर्धारित किया कि सेना में रंगरूटों की भर्ती को रोका जाए, ब्रिटिश माल का बायकॉट किया जाए, करबंदी और हड़ताल इत्यादि करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जाए। अब इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता और उसके बाद समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष छेड़ने के लिए देशव्यापी स्तर पर तैयारियां करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जिससे कि विश्व की परिस्थितियों और संकट का लाभ उठाकर अंग्रेजों से सत्ता छीन ली जाए। जब सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी, उसके बाद भी वो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संकट में
ग्रस्त हो जाने के पहले कांग्रेस का आंतरिक संकट समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन इधर दक्षिणपंथी तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे और उन्होंने सुभाष को कांग्रेस से बाहर निकालने के लिए अगस्त 1939 में सुभाष बाबू के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करते हुए बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और इससे ज़्यादा इस अध्यक्ष पद से हटाने के बाद भी दक्षिणपंथियों को शांति नहीं मिली और उन्होंने इससे आगे बढ़कर यह भी स्पष्ट कर दिया कि आगे 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में किसी भी तरह के वैकल्पिक ऑफिसर के अधिकारी होने से सुभाष वंचित रहेंगे, यानी वो कांग्रेस में किसी भी पद पर अगले 3 वर्ष तक कार्य नहीं करेंगे। अब यदि सुभाष कांग्रेस में बने रहते तो उनको वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता, उनको कांग्रेस छोड़नी ही थी। इसके अलावा सुभाष की विचारधारा दक्षिणपंथियों से बिल्कुल अलग थी। सुभाष पूर्ण रूप से संघर्ष में आस्था रखते थे और वो चाहते थे कि साम्राज्य का विरोध करने के लिए साम्राज्य का विरोध किया जाए। कांग्रेस में रहकर वो साम्राज्य का विरोध नहीं कर सकते थे, यह स्पष्ट हो चुका था। अब इसीलिए दक्षिणपंथियों के नाराज़गी की वजह से और अपनी विचारधारा की वजह से सुभाष बाबू ने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। सुभाष बाबू के कांग्रेस से नाता तोड़ने के साथ साथ ही ऑफिसली फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया। इसके बाद सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से देश की किस तरह से सेवा की, इसकी आगे स्लाइड में देखिए। आगे चर्चा करने से पहले हम बता दें कि 1 सितंबर 1939 इस स्लाइड में 1 सितंबर 1940 लिखा हुआ है, इसको आप 1 सितंबर 1939 पढ़ें। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके इस युद्ध का बिगुल बजा दिया था। इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लिन लिथगो ने एक अध्यादेश जारी करके भारत को ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल कर लिया। देश और उनके नेताओं तथा केंद्रीय और प्रांतीय विधायक से औपचारिक परामर्श के बिना ही वायसराय ने भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में झोंक दिया गया। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष बाबू को इसकी सूचना प्राप्त हुई। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। इस समय सुभाष बाबू ने बताया कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए और यह भी कहा कि यदि कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग जो चुनाव हुए थे उसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस को भारी जीत मिली थी और मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था। तो इस के विरोध में, भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में
7 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में मंत्रिमंडल के पदों से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उन्होंने आगे और कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जो उनके नेता थे महात्मा गांधी, उन्होंने घोषणा कर दी कि वह युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को परेशान नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में सुभाष चुप नहीं बैठ सकते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का नागपुर अधिवेशन अक्टूबर 1939 में हुआ। इस समय सुभाष बाबू ने साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस तथा संपूर्ण राष्ट्र को साम्राज्य विरोधी शक्तियों के संगठन का तथा साम्राज्यवादियों के अस्तित्व के उन्मूलन के संकल्प का स्मरण दिलाया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा का विरोध करना और भारत के साधनों के इस्तेमाल का डटकर विरोध करना और केंद्रीय सरकार के युद्ध प्रयासों में बाधा पहुंचाना। मार्च 1940 में सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक तथा किसान सभा के तत्वावधान में रामगढ़, जो बिहार में स्थित है, रामगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता विरोधी सभा का आयोजन किया। इसमें तय किया गया कि 6 अप्रैल 1940 को राष्ट्रीय सप्ताह के प्रथम दिन युद्ध प्रयासों और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कुटिल रूप के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह छेड़ दिया जाए। अप्रैल 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने जनता से साम्राज्यवादी युद्ध से असहयोग करने तथा अंग्रेजी राज्य को कायम रखने के लिए भारतीय साधनों के शोषण के विरोध की अपील करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह छेड़ दिया। ये तो सुभाष की तरफ से या फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से कार्यवाही थी। अब इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी। हुआ भी यही। ब्रिटिश सरकार ने सैकड़ों व्यक्तियों को जेल में डाल दिया, बहुत सारे व्यक्तियों को पीटा भी गया और जनता को प्रचंड दमन का शिकार होना पड़ा। आगे देखिए नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1940 में सुभाष बाबू ने रामगढ़ प्रतिज्ञा पर बल दिया और संघर्ष की तीव्रता के संदर्भ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट की। यह भी निश्चित किया गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक ने दल के रूप में कार्य करने के लिए तय किया है कि वह बहुसंख्यक सदस्यों के सहित कांग्रेस के भीतर ही कार्य करेगा। ब्लॉक का उद्देश्य अतिशीघ्र भारतीय जनता के सहयोग से राजनीतिक सत्ता पर अधिकार और समाजवादी आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। नागपुर अधिवेशन के बाद सुभाष समर्थकों ने एक और घटना को अंजाम दिया। वो घटना थी हॉलवेल स्तंभ को हानि पहुंचाना। तो देखिए, जुलाई 1940 में कोलकाता स्थित भारत की गुलामी का प्रतीक हॉलवेल स्तंभ को
सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात मिट्टी में मिला दिया। सुभाष के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ के ले गए। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी जिसके माध्यम से सुभाष ने ब्रिटिश सरकार को संदेश दिया कि इस स्तंभ की तरह ही ब्रिटिश साम्राज्य को भी धूल में मिला दिया जाएगा और उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो क्या इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार शांत बैठती? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के बाद भारत सरकार कानून के अंतर्गत सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को जुलाई 1940 में कैद करके जेल में डाल दिया। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि इस समय विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ऐसी स्थिति में सुभाष बाबू जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। अब उन्होंने जेल से बाहर आने के लिए या जेल से रिहा होने के लिए 29 नवंबर 1940 को सुभाष बाबू ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। 5 दिसंबर 1940 को सुभाष की हालत खराब होते हुए देख सरकार ने उन्हें तुरंत रिहा कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार को पता था कि यदि इस विकट स्थिति में सुभाष को खुला छोड़ दिया गया तो वो ब्रिटिश सरकार के सामने कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देंगे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सुभाष की गतिविधियों को रोकने के लिए सुभाष को उनके कोलकाता निवास में ही नज़रबंद कर दिया और बाहर पुलिस का और खुफिया एजेंसी का कड़ा पहरा बिठा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुभाष को कोई लंबे समय तक कैद नहीं कर पाया। 17 जनवरी 1941 को यह भारतीय इतिहास में वह दिन था जिस दिन सुभाष पुलिस और खुफिया विभाग की कड़ी निगरानी के बावजूद भी पुलिस और खुफिया विभाग को चकमा देकर रात में एक पठान का रूप धारण करके अपने निवास कोलकाता निवास से फरार हो गए, जिसका चित्र हम प्रथम स्लाइड में दिखा चुके हैं। इनके फरार हो जाने के बाद बहुत से फॉरवर्ड ब्लॉक के बहुत से लोग नेता भूमिगत हो गए, लेकिन जो भूमिगत नहीं हो पाए उनको ब्रिटिश सरकार ने ढूंढ कर जेल में डाल दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक को जून 1942 में अवैध संस्था घोषित कर दिया और जिन फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने कैद किया था उन्हें जापान के समर्पण के बाद ही सितंबर 1945 के बाद रिहा किया गया, जबकि अन्य कैदियों को उससे पहले ही रिहा कर दिया था। अब देखिए, सुभाष बाबू अपने निवास से फरार तो हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने भारत भी छोड़ दिया? और यदि भारत छोड़ा तो वो कहाँ गए? और उसके बाद आगे की उनकी रणनीति क्या रही? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।